कंपोजिशन में जो पर्सन रजिस्टर होता है उसके लिए टैक्स रेट कितना होता है एज पर सबसेक्शन 1 एंड 2। मैन्युफैक्चरर के लिए 1% इफेक्टिव रेट होगा, अदर देन मैन्युफैक्चरर भी 1% होगा। लेकिन अदर देन मैन्युफैक्चरर है तो उसका टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर ही 1% निकाला जाएगा, केवल टैक्सेबल टर्नओवर। एकदम सप्लाई जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है उसका। मैन्युफैक्चरर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। टर्नओवर इन द स्टेट, टर्नओवर इन द स्टेट बोलेंगे तो जैसे हमने एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं एलिजिबल है कि नहीं देखने के लिए। अब टर्नओवर इन स्टेट का भी डेफिनेशन है, दिखा दो आपको। टर्नओवर इन स्टेट का भी डेफिनेशन है, उस स्टेट में निकालो टर्नओवर इन स्टेट। डेफिनेशन जैसे एग्रीगेट टर्नओवर है, turnover in state or turnover in union territory means the aggregate value of all taxable supplies and exempt supplies made within a state। ठीक है, टर्नओवर इन स्टेट, उस स्टेट के लिए देखो। अब समझो वो एलिजिबल है, उसका मैक्सिमम लिमिट जो है एलिजिबल तब तक रहेगा जब तक वो एक्सीड नहीं करेगा 1.5 करोड़। इसके लिए आप देखोगे ऑल इंडिया बेसिस पे सारे स्टेट का टर्नओवर, लेकिन जब उस स्टेट में वो टैक्स पे करेगा, टैक्स का भुगतान करना है ना उसको, तब टर्नओवर स्टेट कितना है, उस स्टेट में जितना टर्नओवर होगा उसके ऊपर 1% पे करेगा। तो इसके लिए वो डेफिनेशन है टर्नओवर इन स्टेट। उस स्टेट में जो टैक्सेबल सप्लाई किया, एग्जाम सप्लाई किया, वो देखो। तो ये जो रेट है टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, तो यहाँ टैक्सेबल सप्लाईज देखा जाएगा। और यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट बोलेंगे तो डेफिनेशन में दोनों लिखा है, डेफिनेशन में दोनों लिखा है। रिवर्स चार्ज छोड़ दो, ब्रैकेट में जो लिखा है एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ रिवर्स चार्ज छोड़ दो। इसका मतलब इतना है कि रिवर्स चार्ज में आप जो पे कर रहे हो वो उसका विचार नहीं होगा, वो तो आपका इनवर्ड सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई जो आपने किया वो ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जम्प्ट सप्लाईज मेड विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय टैक्सेबल पर्सन। अब एक्सपोर्ट तो उसको अलाउड ही नहीं है, मतलब इंटरस्टेट तो अलाउड ही नहीं है उसको, तो वो तो होगा नहीं। टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर रहा है तो वो भी होगा नहीं। तो यहाँ पे मतलब इतना ही है कंपोजिशन डीलर के लिए या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए कि अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो टर्नओवर इन स्टेट में दोनों आएगा, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो। मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ पे टैक्सेबल वर्ड नहीं है, टर्नओवर इन द स्टेट लिखा है। तो टर्नओवर इन द स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई मिला के जो टर्नओवर आता है वो टर्नओवर इन स्टेट होता है। और स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन किया है कि टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज 0.5%, मतलब इफेक्टिव रेट 1%। बस ये जो डिफरेंस है ये समझ लेना जरूरी है। रेस्टोरेंट के लिए इफेक्टिव रेट 5% होगा, और बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स सर्विस जो एलिजिबल नहीं हो रहे सेक्शन 10(1) में, वो 2A भी एलिजिबल होते हैं, तो उनके लिए रेट इफेक्टिव रेट 6% CGST GST मिला के। अब एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल है टैक्स पेयर तोलाराम इज अ मैन्युफैक्चरर। अब ये जो दो रेट दिए इसके लिए अपने को क्लियर होने के लिए ये ऐसा एग्जाम्पल है। Taxpayer Tolaram is a manufacturer who has opted for composition levy for goods having one unit A1 in UP and another unit A2 in MP. Total turnover of 2 units in last financial year was 1 crore 15 lakhs.
उसमें से 85 लाख का प्लस 30 लाख का टर्न ओवर ऑफ यूनिट्स इन A1। 85 का A1 में 85 है, A2 में 30 लैक्स। फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इज ₹5 लाख एंड ₹10 लाख रिस्पेक्टिवली। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना था? 115 लाख था, मतलब वो एलिजिबल था। और अभी यूनिट A1 में और A2 में फर्स्ट क्वार्टर में करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना है? 5 लाख और 10 लाख। कंप्यूट द अमाउंट पेएबल अंडर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट 2017 बाय तोलाराम। अब यूनिट कितना है वो पहले आप लिखोगे। यूनिट, लोकेशन, टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 85 लाख, टर्नओवर इन द फर्स्ट क्वार्टर करंट ईयर में 5 लाख, तो उसके ऊपर टैक्स बनता है 1%, 1000। MP में वैसे ही A2 यूनिट MP में 30 लाख प्रीवियस ईयर था, अब 10 लाख है। इस क्वार्टर में पेमेंट कितना करेंगे? 1% के हिसाब से 10%, 10,000, तो टोटल 15,000 वो पेमेंट करेगा दोनों स्टेट में मिला के। दूसरा, अब देखो, अब थोड़ा वर्डिंग चेंज हो गया। पर्सन भोलाराम है, भी टैक्स पेयर भोलाराम इज ए ट्रेडर हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स। वो सप्लायर दोनों चीज़ों का है, दोनों गुड्स का, दोनों टाइप के गुड्स का है, टैक्सेबल भी और एग्जम्प्टेड गुड्स भी। इट हैज़ वन रिटेल शोरूम A1 इन पंजाब and another retail showroom A2 in Rajasthan, both selling taxable as well as exempted goods। दोनों सेल कर रहे हैं। टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग टैक्सेबल एग्जम्प्टेड गुड्स। अब टैक्सेबल का कितना है? अब ये यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स ऑफ द 2 शोरूम्स इन द लास्ट ईयर का ये है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। मतलब अभी भी उसका एक्सीड नहीं हुआ है 1.5 करोड़, तो एलिजिबल है। अब इस साल में टर्नओवर ऑफ शोरूम्स A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इज ₹35 लाख। A1 15 लाख, उसमें टैक्सेबल और 10 लाख एग्जम्प्टेड। A2 20 लाख, उसमें 10 लाख का सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स और 10 लाख का एग्जम्प्टेड गुड्स। अब कितना टैक्स पे करेगा ये? इसके लिए पेबल कितना होगा? वैसे ही फिर बनाना पड़ेगा। टैक्सेबल टर्नओवर, यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर इन फर्स्ट क्वार्टर, टैक्सेबल टर्नओवर लो तो 10 लाख टैक्सेबल था, 10 लाख एग्जाम था, तो 10 लाख ले लिया। और पंजाब में 5 लाख, तो 10 लाख छोड़ दिया। और यहाँ पे 20 लाख बोला, 10 लाख टैक्सेबल, 10 लाख एग्जाम। ओके, तो इसके लिए 5 लाख लिया, 10 लाख लिया, 1% टैक्स निकला। ओके, तो सप्लायर याद रखो, सप्लायर अदर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) हैव टू पे 1% CGST GST of the turnover of only taxable supplies of goods and services in the state। Taxpayer Padmavati is a salon stylist who has opted for composition levy for services। तो as per section 10(2)A होगा।
अगर उसने वो ऑप्ट किया है तो कौन से सेक्शन से ऑप्ट किया। ब्रांच कहाँ पे है, B1 इन वसंत कुंज दिल्ली, एक दिल्ली में ब्रांच है, और दूसरा अंदर ब्रांच B2 इन गुड़गांव हरियाणा में, एक हरियाणा स्टेट में है, दूसरा दिल्ली स्टेट में। टोटल टर्नओवर ऑफ 2 ब्रांचेस इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज 45 lakhs। अब इसकी लिमिट कितनी है, 50 lakhs, तो एलिजिबल रहेगा इस साल भी। टर्नओवर ऑफ ब्रांचेस B1 and B2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इज ₹5 lakh एंड 10 lakh रिस्पेक्टिवली, दूसरा 10 lakh, तो उसके ऊपर 6% निकलेगा। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है, आपने जो समझ लिया है उसका एग्जाम्पल रहता है, कितना टैक्स लगेगा बस निकालो, बस इतना ही समझ लेना था एग्जाम्पल। और जो अपना रेट दिया था वो रेट से जो कंफ्यूजन पॉइंट वही था कि अगर वो ट्रेडर है तो उसके लिए टैक्सेबल टर्नओवर लो, एग्जाम छोड़ दो। अब रूल है थोड़ा क्या है, जितना आपने समझ लिया उतना काफ़ी है। अब इसके आगे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोसीजर, ये रूल 3 और रूल 4 जो है वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से है ऑप्ट करने के लिए वो बताते हैं। ऑप्शन टू पे कंपोजिशन टैक्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब जब रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन के लिए रूल 8 है, एप्लीकेशन होगा, रूल 9 है, वेरिफिकेशन होगा, रूल 10 है, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसी में उस रूल 8 में आप चूज़ कर सकते हो कि कंपोजिशन लेवी चाहिए, बस वो टिक मार्क कर दिया उस ऑप्शन को, समझ जाता डिपार्टमेंट कि इसको कंपोजिशन लेवी चाहिए। एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8(1), रजिस्ट्रेशन रूल जो है वो मे गिव एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST REG 01 which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section। बस उसमें दे सकता, अगर वो नहीं दिया तो रेगुलरली पे करेगा, ऐसा समझ में आता है। As per rule 4 CGST rules, such intimation shall be considered only after the grant of registration to the applicant, and his option to pay tax under composition levy shall be effective from the date from which registration is effective। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में रेगुलर स्कीम में है, उसको स्विच करना है कंपोजिशन स्कीम में, उसके लिए रूल 4 है। एक हमने देखा, पर्सन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर व्हाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। Composition levy shall be effective from the date from which registration is effective। Filing of information before the beginning of financial year, rule 3, सब रूल 3। अब इसमें देखो, ईयर चल रहा है और आपको अगर स्कीम चेंज करना है तो जब अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा तब से वो अप्लीकेबल होगा, उससे पहले इंटीमेट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे अंडर सेक्शन 10, मतलब अभी वो उसने ऑप्ट किया है सेक्शन 9, शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल एन इंटीमेशन इन फॉर्म GST CMP 02। ये फॉर्म फिलअप करेगा और उसमें कभी करेगा प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो ईयर स्टार्ट होने से पहले, फॉर विच द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर द अपोजिट सेक्शन इज एक्सरसाइज एंड शैल फर्निश द स्टेटमेंट इन फॉर्म GST ITC 03 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 44(4) मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। देखो अभी क्या बोल रहा है आगे, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। पहले रेगुलर स्कीम लिया, जो इन्वर्स अप्लाई लिया उसके ऊपर टैक्स पे किया सप्लायर थ्रू गवर्नमेंट को,
उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते आ रहे हो आज तक, और अभी अगले साल से आपको क्या करना है, स्विच करना है कंपोजिशन स्कीम में। अब समझो जितना आपने स्टॉक ले लिया उसका उतना बेच दिया, अभी स्टॉक में कुछ भी नहीं है। ऐसा हो सकता है, बहुत कम केस में ऐसा होगा। कोई ऐसा ऑर्डर जब आता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा ऑर्डर लेता है किसी से और फिर सप्लायर से माल लेता है, उसको बेचता है, मतलब कमीशन एजेंट जैसा बेच रहे हैं, तो उसके पास कोई स्टॉक नहीं पड़ा होता। लेकिन जो लोग शॉप खोल के बैठे उनको तो स्टॉक रखना पड़ता है। अब उसने रजिस्ट्रेशन लिया, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में अब उसको लग रहा है कि कंपोजिशन स्कीम ही अपने लिए ठीक है, रेगुलर स्कीम से हम निकल जाए। लेकिन जब उसने रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया तो उसका पूरा आईटीसी जो है उसका क्लेम उसने किया। अब फरवरी तक, मार्च तक वो क्लेम कर देता है, और अभी उसके शॉप में समझो 40-50 लाख का मटेरियल पड़ा हुआ है, गुड्स पड़ा हुआ है, उसके तो उसने आईटीसी लिया होगा। अगर वो कंपोजिशन स्कीम में पहले से ही होता तो कोई भी आईटीसी क्लेम उसका बनता नहीं, और 1% से वो टैक्स पे करता रहता। तो अब उसने जो कलेक्ट किया उसके अगेंस्ट उसने पूरा आईटीसी क्लेम किया है, अब उसको कलेक्ट नहीं करना है। लेकिन जो आईटीसी क्लेम उसने किया, गवर्नमेंट बोल रही है जो आपने रेगुलर स्कीम में टैक्स आपको पे करना था वो आपने अगर क्रेडिट थ्रू पे किया है, जितना क्रेडिट थ्रू पे किया है उतना आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो पहले बता दो आपके पास स्टॉक कितना है। CMP 02 से वो ऑप्ट कर लेगा कंपोजिशन स्कीम, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद में, ठीक है। इंटीमेशन इन फॉर्म GST CMP 02 ड्यूली साइन फॉर वेरीफाइड, जो प्रोसीजर है वैसे वो भर देगा, गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और उस प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर अफोरसाइड सेक्शन इज एक्सरसाइज एंड शैल फर्निश ITC 03 अलग एक फॉर्म है, उसमें अकाउंट्स विद द प्रोविजन ऑफ 44(4) जो किसके लिए है, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट के लिए है। 60 दिन में वो भर दो, मतलब स्टॉक कितना है वो उसमें मालूम पड़े, कितना आईटीसी उसने क्लेम करके रखा है उस मटेरियल पे वो मालूम पड़ेगा। इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी, डेट क्या होगी, एज पर रूल 4 ऑफ CGST रूल्स 2017 द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो फर्स्ट क्वार्टर है 1 अप्रैल से वो कंपोजिशन स्कीम में स्विच हो जाएगा, रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन में। एक तो आप पहले डिसाइड कर लो रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में किसी को चाहिए तो भी मिलता है, लेकिन उसके लिए रूल अलग है, और फिर उसके लिए अलग से ITC 03 भी भरना पड़ेगा, और जो ITC क्लेम किया है वो गवर्नमेंट को रिवर्सल हो जाएगा वो ITC। ये हो गया 60 दिन में ये ITC 03 भरो, और उसके बाद में डिटेल्स ऑफ स्टॉक टू बी फर्निश विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्शन। एनी पर्सन हु फाइल्स एन इंटीमेशन अंडर सब रूल 1 टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ स्टॉक इंक्लूडिंग द इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये किससे लिया हुआ था, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, हेल्ड बाय हिम on the day preceding the date from which he opt to pay tax under section 10 electronically in form CMP 03। ये 90 दिन में देना है। ये ऐसा गुड्स जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया था उसकी इंफॉर्मेशन दो। पहले हमने क्या देखा था, कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो सारे स्टेट के लिए कंपोजिशन स्कीम चाहिए, रेगुलर सारे स्टेट के लिए रेगुलर चाहिए, एक में रेगुलर एक में कंपोजिशन, ऐसा नहीं होता। तो अगर जैसे आपने इंटीमेशन दिया, रूल 3 सब रूल 5 क्या बोलता है, 1 इंटीमेशन एप्लीकेबल फॉर ऑल प्लेसेस इन केस ऑफ सेम पेन, एनी इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी डीम्ड
टू बी एन इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर ऑन द सेम। जितने भी ब्रांचेस हो गए, अगर एक के लिए आप इंटीमेट करते हो तो सारे के लिए इंटीमेट किया जा रहा है ऐसा माना जाएगा। डीम का मतलब माना जाता है, शैल बी डीम एनी इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस। समझो महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में 3 जगह पे बिजनेस है, तो अगर वो महाराष्ट्र में इंटीमेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा माना जाएगा कि उसने बाकी 2 स्टेट में भी इंटीमेट किया, क्योंकि वो सेम पैन नंबर पे है, बाकी भी 2 नंबर। द पर्सन एक्सरसाइजिंग दिस ऑफ द ऑप्शन। अब ये कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस है, ये जो हमने प्रोविजन देखा था, सेक्शन देखा था, उसमें भी है कि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम हैव नॉट बीन परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड वेयर परचेज ही पेज द टैक्स अंडर सेक्शन 9(4)। अगर उसने कुछ गुड्स परचेज किए हैं पहले से अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसके ऊपर उसने टैक्स उसको टैक्स पे करना पड़ेगा या पे किया हुआ रहना चाहिए, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। बाकी कंडीशन, ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 939, उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना ही पड़ेगा। वो मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। आइसक्रीम, पान मसाला, एडिटेड वाटर, टोबैको, ये भी हमने देखा था, ये रूल में भी है। ही शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये जो डबल कोट्स में लिखा है, एट द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम, ये उसके बिल के ऊपर उसको लिखना पड़ेगा। और टैक्स कलेक्ट नहीं करता लेकिन बिल तो बनाएगा ना, आपने क्या मटेरियल लिया, समझो 4-5 आइटम लिए, तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी, रेट क्या है, टैक्स कुछ नहीं होगा, बिल तो बनता है ना किसी का भी, तो बिल वो बनाएगा तो उसका हेडिंग बिल ऑफ सप्लाई होगा। टैक्स कलेक्ट करते हैं तो टैक्सेबल सप्लाई होता है। ही शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड displayed at a prominent place at his principal place of business and every बोर्ड पे लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। इनवॉइस पे भी लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये मेंशन होना चाहिए। एक बार इंटीमेशन दे दिया तो हर साल इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार वो कंपोजिशन में आ गया तो अब कंपोजिशन में ही रहेगा जब तक वो जो क्राइटेरिया है उसका एलिजिबल रहने का उसमें बैठ रहा है। द रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 मे नॉट फाइल अ फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर एंड ही मे कंटिन्यू टू पे टैक्स अंडर द सेड सेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल। जब तक वो रूल और प्रोविजन फॉलो कर रहा है तब तक वो कंपोजिशन में बना रहेगा। The option exercised by a registered person pay tax under section 10 shall remain valid so long as he satisfies all the conditions mentioned in the said section and under these rules। ये रूल 6 सब रूल 1 बताता है। सब रूल 2 में क्या है, रूल 6 के द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, ये हेडिंग जो है ना ये अपना रहता है। इसमें क्या क्या आ रहा है, मैंडेटरी सेशन ऑफ कंपोजिशन लेवी ऑन वायलेशन ऑफ कंडीशंस। कोई भी कंडीशन अगर वो वायलेट करता है, समझो अभी टर्नओवर लिमिट जो है वो एक्सीड कर गया 1.5 करोड़ को या 50 lakhs को, तो द पर्सन रेफर टू इन सब रूल 1 शैल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(1) फ्रॉम द डे ही सीजेस टू सेटिस्फाई of the conditions mentioned in section 10 or the provisions of this chapter and issue tax invoice for every taxable supply made thereafter, and he shall also file an intimation for withdrawal from the scheme in form CMP 04 within 7 days of the occurrence of such event। हो सकता है कि वो देखो कब उसको कंपोजिशन लेवी से वो कब बाहर एस्केप हो जाएगा, कब बाहर निकलेगा। एक तो टर्म और लिमिट क्रॉस हो जाए तो, दूसरा
वो मैन्युफैक्चरर बन गया आइसक्रीम का, टोबैको का। तो तीसरा, वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई करने लग गया तो कंपोजिशन लेवी से रूल जो वायलेट किया उसने, उसको बाहर आना पड़ेगा। तो 7 दिन में, तभी से जब वो वायलेट कर रहा है रूल, तब से उसको टैक्स इनवॉइस बनाना चाहिए और 7 दिन में CMP 04 में गवर्नमेंट को इंटीमेट करना चाहिए कि अब मैं रेगुलर स्कीम में हूँ। सब रूल 3, द रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड टू विड्रॉ फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शैल बिफोर द डेट ऑफ सच विड्रॉवल फॉर एन एप्लीकेशन इनफॉर्म CMP 04 ऑन द कॉमन पोर्टल। दूसरा भी और एक रूल है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट द रजिस्टर्ड पर्सन वाज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 और हैज कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ही मे इश्यू नोटिस। उसको शो कॉज नोटिस भेजेगा, 15 दिन में उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। उसको पूछा जाएगा why the option to pay tax under section 10 shall not be denied। अब जो कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो उसको क्यों ना हम रोके, उस स्कीम से आपको क्यों उसमें रखे। आपने कोई ऐसा कुछ किया है, वायोलेशन किया है, कुछ प्रोविजन है, उसको आपने कॉन्ट्रावेंट किया है, मतलब कानून तोड़ा है आपने। जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है लॉ में, वैसे आप सप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर वो क्लेरिफिकेशन देता है, अगर उसको सेटिस्फेक्शन लगता है कि बराबर है, या हम कुछ गलत समझ रहे थे लेकिन ये तो फॉलो कर रहे हैं, 2 ही हो सकता है ऑप्शन, तो या तो वो रहेगा कंपोजिशन स्कीम या नहीं रहेगा। अपॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई, वो रिप्लाई करेगा। अपॉन रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस इशूड अंडर सब रूल 4 फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GST CMP 06, the proper officer shall issue an order in form GST CMP 07 within a period of 30 days of the receipt of such reply, either accepting the reply or denying the option। एक्सेप्ट किया तो वो रहेगा, और अगर उसको एक्सेप्ट नहीं है, वो उसको लगता है कि वो प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, तो फिर उसको वो निकाल देगा सेक्शन 10 से। उसको रोका जाएगा। डिनाइंग द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑप्शन और फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट कंसर्निंग सच कॉन्ट्रावेंशन एज द केस में भी। उसके बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए कि आपने इंटरस्टेट सप्लाई करना चालू कर दिया है, आपने जो ई-वे बिल बनाया उसमें आपने माल भेज दिया, इसका ये प्रूफ है हमारे पास। अब ई-वे बिल बना रहे हो, अपने नंबर से बना रहे हो, आपने ही बनाया है, माल गया है, इसके ऊपर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो मतलब आप मान रहे हो, तो प्रूव हो गया। Every person who has furnished an intimation under sub rule 2 और filed an application, अब ये स्टॉक फर्निश करने के लिए, every person who has furnished an intimation under sub rule 2 और filed an application for withdrawal under sub rule 3 or a person in respect of whom an order of withdrawal of option has been passed under sub rule 5, अभी हमने देखा उसमें निकाला गया उसको कंपोजिशन स्कीम में से। स्टेटमेंट इन फॉर्म GST ITC 01, अब इसमें देखो, अब कंपोजिशन स्कीम में हो, आप कंपोजिशन स्कीम में हो अभी तक, आपने जो मटेरियल लिया, गुड्स स्टॉक में पड़ा हुआ रहेगा। अब जब बेचोगे तो रेगुलर स्कीम में टैक्स इनवॉइस बनाओगे, टैक्स कलेक्ट करोगे। तो अब आपने जो मटेरियल सप्लायर से लिया था उसके ऊपर GST दिया था गवर्नमेंट को, तो क्या उसका ITC क्लेम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप पहले से रेगुलर स्कीम में होते थे, गुड्स आता था, उसका ITC क्लेम करते थे। अब जैसे गुड्स अभी पड़ा हुआ है स्टॉक में,
लेकिन कंपोजिशन स्कीम में होने की वजह से उसका कोई आईटीसी मिल नहीं रहा था। अब कंपोजिशन स्कीम से आप रेगुलर स्कीम में आ जाते हो तो क्या उसका आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? समझे, स्टॉक में कुछ भी नहीं होगा, आगे से आप परचेस करोगे तो मिलेगा ना। तो वैसे ही जो पड़ा हुआ है उसका भी दिया जाएगा, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आपके पास कितना आईटीसी है, कितना स्टॉक है, 01 में बताओ कितना है, कितना अमाउंट है जिसका कितना आईटीसी है आपने पे किया है वो बताओ। उतना आगे से आप मतलब उतना जो आईटीसी है वो क्रेडिट लेजर में डाल दिया जाएगा। अब जैसे जो लोग वैट में रजिस्टर थे, सर्विस टैक्स में रजिस्टर थे, एक्साइज में रजिस्टर थे, उनके पास कुछ आईटीसी उनके अकाउंट में जमा था। अब जीएसटी में क्या करेंगे? समझो अभी जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया, लेकिन अगर जीएसटी नहीं आता था, सर्विस टैक्स ही होता था, तो वो सर्विस टैक्स का उनका जो क्रेडिट है वो जुलाई में यूटिलिटी वो करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो आपके पास सर्विस टैक्स में जो आईटीसी है वो आप सेंट्रल के अकाउंट में ले लो, एक्साइज में सेंट्रल के अकाउंट में ले लो, वैट में स्टेट के अकाउंट में ले लो, और कितना है क्या है उसका एक फॉर्म भर दो, कितना स्टॉक पड़ा था क्या था उनको इंटीमेट हो जाएगा, उसका वो अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से बताना पड़ता है कि अगर आपका राइट बनता है तो आपको राइट दिया जाएगा, आपका हक है तो आपको मिलेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। हर चीज़ को इंटीमेट करो, हर चीज़ को प्रोसीजर में उन्होंने डाल के रखा है। आप सच्चे हो तो बताओगे, प्रूव होगा कि ये था मटेरियल आपके पास। आप वो कुछ भी बोलोगे और हम मानेंगे ऐसा नहीं, बताना पड़ता है। और फिर उतना स्टॉक बता दिया तो वो कब लिया था, तो उसका इनवॉइस, उसके डॉक्यूमेंट, ये सारे उसके पास होने चाहिए। Details of stock to be furnished out of such scheme containing details of the stock of input and input contained in semi finish or एक CMP08 containing details of the stock, ये 30 दिन में कर दो। कौन सी डेट से 30 दिन? फ्रॉम द डेट from which the option is withdrawn or from the date of the order passed in form GST CMP 07 as the case may be। उसको निकाला गया, उसमें डेट मेंशन होगी किस डेट से निकाला, उस डेट से 30 दिन में ITC 01 फाइल करो। एनी इंटीमेशन और एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल अंडर सब रूल 6(2) or 6(3) or denial of the option to pay tax under section 10 in accordance with rule 6(5) in respect of any place of business in any state or union territory shall be deemed to be an intimation in respect of all other places। एक में से निकल गया, सब में से निकल जाएगा। अब पेनल्टी प्रोविजन क्या है? अगर समझो गलत तरीके से रह रहा है कंपोजिशन स्कीम में, पेनल्टी प्रोविजन इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, इफ a taxable person has paid tax under the composition scheme though he was not eligible, वो एलिजिबल नहीं हो रहा था, फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा था, तो उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि डिमांड एंड रिकवरी का सेक्शन 73 और सेक्शन 74 है। 73 में जानबूझ के नहीं कर रहा है, गलती से हो रहा है, और 74 में उसको पता है फिर भी वो फ्रॉड है। मतलब अगर वो फ्रॉड है तो 73 में और 74 में बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगती है अगर फ्रॉड है, तो कम पेनल्टी लगती है अगर गलती से लॉ वायलेट हो गया, कानून का उल्लंघन गलती से हो गया तो कम पेनल्टी लगेगी, लेकिन जानबूझ के किया ज़्यादा लगेगा। अब रिटर्न कौन सा भरना है? इसको रिटर्न रजिस्ट्रेशन में रहेगा, रजिस्ट्रेशन लेगा, बाद में चेंज करेगा,
रिस्ट्रिक्शन क्या है, कंडीशन क्या है, और अगर वो एलिजिबल नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी रूल में भी। अब रिटर्न कौन सा भरेगा, कंपोजिशन स्कीम जो होगा, तो उसको रिटर्न ईयरली एक ही रिटर्न होता है, वो फॉर्म GSTR 4 होता है, उसका डेट 30 अप्रैल होता है। साल ख़त्म हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, पूरा साल ख़त्म हो जाएगा, तो 30 अप्रैल को GSTR 4 भरना पड़ता है। और क्वार्टर में, हर क्वार्टर में फॉर्म CMP 08, फॉर्म GST CMP 08 में 18 तारीख को, अब अप्रैल में, जून का 18 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर का 18 अक्टूबर, बस क्वार्टर ख़त्म होने के बाद में जो नेक्स्ट मंथ आता है उसका 18 डेट है इसके लिए। उसमें क्या बताना पड़ेगा कि आपका मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है। अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है, तो वो बताएगा टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू कितनी है, और टैक्स CGST 0.5% अमाउंट लिखेगा, सेम GST का भी अमाउंट लिखेगा, और उसका भुगतान कर देगा, हो गया रिटर्न। मतलब वो पेमेंट स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट डाल देगा, इतना इतना अमाउंट है, और उसका वो पेमेंट कर दिया, तो उसका हो गया काम। ऐसे चार बार उसको पेमेंट करना पड़ता है, क्वार्टरली बताना पड़ता है कि उसका सप्लाई का अमाउंट कितना है, उसके ऊपर जो GST बनता है उसका अमाउंट वो लिखेगा और उसका पेमेंट कर देगा। बाकी कुछ जानकारी उसको देनी नहीं पड़ती। Every registered person furnishing the statement under 62(1) shall discharge his liability towards tax or interest payable under the Act or the provisions of this chapter by debiting the electronic cash ledger। जैसे वो पेमेंट कर देगा, उसके कैश लेजर में चला जाएगा पेमेंट करने के बाद में। अगर लेट पे करता है तो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा उसको। GSTR 4 जब भरते हैं, रिटर्न फर्निश अंडर सब रूल 62(1) shall include the invoice wise interstate and intrastate inward supplies received from registered and unregistered persons और consolidated details of outward supplies। बस जिनसे सप्लाई लिया उनकी इनवॉइस वाइज इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, इनवर्ड सप्लाई जो हुई है उसकी जानकारी उसको देनी पड़ती है, कौन से रजिस्टर्ड पर्सन से लिया हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें भरने में बहुत टाइम जाता है। टैली में तो कैसे आप एंट्री कर लेते हो, यहाँ पे कोई टैली में एंट्री होती नहीं। परचेज का जब कुछ भी हो रहा है कोई एंट्री होती नहीं, तो टैली से ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, वहाँ पे इंपोर्ट कर दिया कंपोजिशन डीलर का, ऐसा कुछ नहीं है, मैन्युअली करना पड़ता है। Obligation to furnish additional returns by composition taxpayer who opt the scheme from beginning of the financial year। A registered person who has opted to pay tax under section 10 or by availing the benefit of पहले एक इसका नोटिफिकेशन था, अब नोटिफिकेशन के तहत इसको पहले एप्लीकेबल किया था 6% वाला, बाद में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया 10(1), 10(2) के नीचे 10(2)A बना के डाल दिया उसमें। ओके, वो 7 मार्च 2019 का नोटिफिकेशन है। A registered person who has opted to pay tax under section 10 from the beginning of financial year shall where required furnish the details of outward supply and inward supplies and return under rule 59, 60 and 61 relating to the period during which the person was liable to furnish such details and returns till the due date of furnishing the return for the month of September of the succeeding financial year और furnishing of annual returns। अब देखो, जब आप रेगुलर स्कीम में कोई पर्सन है, रेगुलर स्कीम से वो स्विच करता है कंपोजिशन स्कीम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंपोजिशन स्कीम में स्विच कर दिया तो आपका जो पहले वाला पीरियड था उसके रिटर्न्स जो रेगुलर स्कीम में थे वो आप छोड़ दोगे। जितना बिजनेस रेगुलर स्कीम में किया
और जिसका जितना कंप्लायंसेस बनता है उतना कंप्लायंसेस आगे जाके कंपोजिशन स्कीम में होते हुए भी करना पड़ेगा। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप समझो जनवरी का आपका रिटर्न हुआ नहीं है, फरवरी का हुआ नहीं है, मार्च का हुआ नहीं है, और आपने इंटीमेशन दिया कंपोजिशन स्कीम में और कंपोजिशन स्कीम में चले गए, तो आप बोलोगे अभी मैं कंपोजिशन डीलर बन गया, अब रेगुलर को भूल जाओ, उसका रिटर्न भरना पड़ेगा। उसके बाद में उसका जो एनुअल रिटर्न बनता है, जो 31 दिसंबर उसका डेट रहता है, आपने साल में जो रेगुलर स्कीम में बिजनेस किया था उसकी GSTR 9 31 दिसंबर को आप भरते ही थे। अब रेगुलर स्कीम में रहो चाहे कंपोजिशन में रहो, वो तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और कंपोजिशन स्कीम में तो अगले साल में जो रिटर्न आएगा ईयर रिटर्न वो आप भरोगे, लेकिन जो पहले आपने काम किया हुआ है, जिस स्कीम में जो काम किया है उसके जो आगे आने वाले कंप्लायंसेस है वो तो करने ही पड़ेंगे। फॉर द ITC नॉट अवेलेबल, अब वो स्विच हो गया कंपोजिशन स्कीम में। फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस सब रूल इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर दैट द पर्सन shall not be eligible to avail input tax credit on the receipt of invoices or debit note from the supplier from the period prior to his opting for the composition scheme or opting for paying tax। अभी इसमें composition scheme ले लिया तो उसके बाद में कुछ डेबिट नोट आता है, मतलब कॉस्ट बढ़ गया इसके डेबिट नोट आएगा ना, तो उसका ITC उसको अगर रेगुलर स्कीम में हो जाएगा तो मिलता था, अब कोई ITC नहीं मिलेगा क्योंकि अभी आप कंपोजिशन स्कीम में हो। फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑन ऑप्शन opting out of composition scheme, a registered person opting to withdraw from the composition scheme at his own motion or where option is withdrawn at the instance of the proper officer shall where required furnish statement in form CMP 08 for the period for which he has paid tax under the composition scheme till 18th day। बस वही बताया उसमें कि 18 तारीख को CMP 08 और साल में एक बार 4, उसका डेट 30 अप्रैल, 30 डे ऑफ अप्रैल। अब हमने क्या देखा उसका समरी किया दिया है। कंपोजिशन स्कीम कंपलसरी नहीं है, ये एक वॉलंटरी ऑप्शनल स्कीम है जिनको लगता है कि हम लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन लायबल होने के बाद में जो अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करो, मंथली कॉम्प्लायंसेस करो, पेमेंट करो, ITC निकालो, मैचिंग करो, ये सब नहीं करना है, तो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम है। सिंपल एनुअल रिटर्न और क्वार्टरली पेमेंट, ये इसका स्पेशल फीचर है। इजी कॉम्प्लायंसेस एज नो इलेबोरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, ये इसके बेनिफिट है। ठीक है, जो हमने देखा था वही सब इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट में। मैन्युफैक्चरर के लिए क्या रेट होगा, एक्सटर्नल के लिए क्या है, अदर्स के लिए क्या है, सर्विसेज के लिए 6%, कंडीशंस क्या है वो है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो लिखे आप। वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, ITC नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम इफ अवेल शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, सब बिजनेस के लिए अप्रूवल होगा, और अगर गलत तरीके से अगर वो अवेल कर रहा है तो पेनल्टी लगेगी। बस इतने ही पॉइंट है उसमें। ठीक है, समझ गया कंपोजिशन स्कीम। मेन जितना कल समझे थे उतना ही जरूरी था, बाकी आज का तो एडिशनल है, अभी रूल है, थोड़ा रूल में बोरिंग लगता है, कौन सा रिटर्न है क्या है, और जिसको इसमें काम नहीं करना होता है उसके लिए तो बोरिंग ही होता है। इसमें से समझ में क्या आ गया कि हम
रेगुलर स्कीम में से कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, कंपोजिशन से रेगुलर में आ सकते हैं, लेकिन फिर कुछ एडिशनल फॉर्म्स है वो भरने पड़ते हैं। स्टॉक है तो उसका आईटीसी जाएगा, स्टॉक है तो उसका आईटीसी मिलेगा। कंपोजिशन से रेगुलर आ गए तो आईटीसी मिलता है, तो स्टॉक के ऊपर आईटीसी मिलेगा। और रेगुलर से कंपोजिशन गए तो जो आईटीसी पहले क्लेम किया था वो रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन लोगों को चाहिए तो करो प्रोसीजर। अभी हमने जो सेक्शन 9(3) देखा, 9(4) देखा, रेगुलर स्कीम में हो चाहे कंपोजिशन स्कीम में हो, रिवर्स चार्ज सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर 9(1) से आप कर रहे हो या 10(1), 10(2) से कर रहे हो या 10(2)A से कर रहे हो तो भी सेक्शन 9(3) और 9(4) एप्लीकेबल होगा। आईजीएसटी में वही 5(3), 5(4) है, वो एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल चार्ज देखो, नॉर्मल चार्ज आता है आपका 9(1) से, 9(1) से। रिवर्स चार्ज से 9(3) नोटिफाइड केसेस, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी और उस नोटिफिकेशन में जो सर्विसेज है, जो गुड्स है, उनके ऊपर सप्लायर टैक्स डिपॉजिट नहीं करेगा रिसिपिएंट से लेके, रिसिपिएंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स डिपॉजिट करेगा। डिफरेंस क्या है? सेक्शन 9(1) अगर है तो उसमें सप्लायर इनवॉइस बनाता है, अपना सप्लाई करता है, अपना मटेरियल, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर रिसिपिएंट से टैक्स की अमाउंट भी कलेक्ट करता है। वो टैक्स तो भुगतान करना होता है रिसिपिएंट को ही, लेकिन वो सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। सप्लायर अपना पैसा अपने पास रखेगा और जो टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट को देगा। इस तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में सप्लायर अपना सप्लाई देगा, अपना गुड्स देगा, अपना सर्विस देगा, उतना ही पैसा रिसिपिएंट से लेगा। टैक्स का कलेक्शन, टैक्स का पैसा वो नहीं मांगेगा, इनवॉइस पे वो टैक्स नहीं लगा के देगा। और जिम्मेदारी होती है रिसिपिएंट की कि उसने ऐसा कुछ सप्लाई लिया जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि ये सर्विसेज या ये गुड्स अगर आप सप्लायर से लेते हो तो टैक्स देने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की होगी। तो ऐसे केसेस 9(3) में, सेक्शन 9(3) नोटिफाइड केसेस, कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज जो अगर रिसिपिएंट सप्लायर से लेता है तो उसका टैक्स वो सप्लायर को नहीं देता, वो खुद गवर्नमेंट को जमा करता है। सेक्शन 9(4), सेक्शन 9(4) इसके लिए है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड होगा। सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर बिल्डर ने, प्रमोटर ने कुछ मटेरियल लिया तो उसके ऊपर बिल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। सपोज सीमेंट है, एग्जांपल के लिए सीमेंट है, ये सीमेंट 100% रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेना चाहिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है और सप्लायर नहीं मिला रजिस्टर तो बिल्डर को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि किस कैटेगरी ऑफ पर्सन, कौन से कैटेगरी ऑफ पर्सन, तो जो बिल्डर। और 9(4) में अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, उससे परचेज किया तो ही होता है। और कैटेगरी ऑफ गुड्स भी डिफाइन किए, अगर कैपिटल गुड्स और सीमेंट 100% लेना चाहिए और बाकी मटेरियल 80% लेना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन से। तो ये 9(4) है। 9(4) में और 9(3) में क्या डिफरेंस है वो समझे, इसके लिए मैंने अभी बताया। 9(3) सबको लगता है, 9(4) सिर्फ प्रमोटर को, बिल्डर को ही लगता है। और वो भी अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई कर लेता है तो, अगर उसने सारा सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से लिया तो 9(4) को देखने की उसको भी ज़रूरत नहीं है। 9(5) ECO है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो ECO 100% टैक्स देगा। रहने के कारण से अगर कोई जगह बुक की, जैसे आप लॉजिंग बोलो, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए होटल, इंस, गेस्ट हाउस, कुछ भी बोलो, अगर वो होटल जो जहाँ पे रहने की व्यवस्था करने वाला है वो अगर रजिस्टर है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। अदरवाइज ECO की जिम्मेदारी होगी गवर्नमेंट को टैक्स जमा करे। और तीसरा हमने देखा हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटर, ये अगर लोग हैं हाउसकीपिंग सर्विसेज, प्लम्बिंग या कारपेंटर, तो वो रजिस्टर है तो गवर्नमेंट को वो टैक्स जमा करेंगे। ECO थ्रू सर्विस दिया
अगर ये लोग रजिस्टर नहीं है तो ईसीओ गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगा। ये 3 सर्विसेज सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में। तो एक अपना नॉर्मल चार्ज है, दूसरा रिवर्स चार्ज है और तीसरा ईसीओ है। ठीक है, ये भी इसका डायग्राम दिया कि नॉर्मल चार्ज में क्या होता है, रिसीवर अपना पेमेंट प्लस जीएसटी ले लेता है, हाँ सप्लायर रिसीवर से, और फिर वो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करता है। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज है तो जीएसटी का पेमेंट रिसीवर को ही गवर्नमेंट को करना पड़ता है, रिसीवर ही गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। एक पेमेंट सप्लायर को करेगा, दूसरा पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा जीएसटी का। टैक्सेबल पर्सन, अब देखो क्या होता है, कभी कभी है ना, कभी कभी वर्डिंग होता है रजिस्टर्ड पर्सन, कभी कभी वर्डिंग होता है टैक्सेबल पर्सन, यूज होता है ये। कभी अब देखो रजिस्टर्ड पर्सन, तो टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर और लाइबल टू बी रजिस्टर, जो रजिस्टर है या जिसको रजिस्टर का रिक्वायरमेंट बन रहा है एज पर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में, तो वो टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। और रजिस्टर का मतलब क्या है, जो रजिस्टर है, जिसके पास जीएसटीएन है, यूआईएन है तो नहीं, यूआईएन तो रजिस्ट्रेशन नहीं करते, बस जीएसटीएन है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन means a person who is registered under section 25 but does not include a person having a unique identity number। अब हमने ये भी देखा था एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है, ये भी हमने देखा था जब हमने सेक्शन 23 देखा था। एग्रीकल्चरिस्ट से अगर कुछ गुड्स परचेज किए तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में पेमेंट होता है। इसके लिए एग्रीकल्चरिस्ट को याद करने के लिए यहाँ पे उसका भी डेफिनेशन दिया है। नोटिफाइड गुड्स भी है और सर्विसेज भी है। कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया एज पर सेक्शन 9(3) और सेक्शन 5(3). नोटिफाइड गुड्स कौन से है वो आज देखेंगे, ओके। सर्विसेज को कल से देखते हैं। इसमें देखो कैशू नट्स नॉट सेल्ड और पिल्ड, ये उसका HSN है। ये अगर आइटम लिया, किससे लिया ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चरिस्ट अगर वो डेफिनेशन में बैठ रहा है एग्रीकल्चरिस्ट के, कोई भी आके बोलेगा अरे मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे डेफिनेशन है उसमें वो फिट हो रहा है। एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु अंडरटेक्स कल्टिवेशन, खेती कर रहा है, बाय ओन लेबर, बाय द लेबर ऑफ फैमिली, और बाय सर्वेंट और वेजेस पेबल इन कैश और काइंड, और बाय हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ पर्सनल मेंबर ऑफ द फैमिली। ये अगर इसमें वो है एज पर डेफिनेशन, वो एग्रीकल्चरिस्ट है। उससे अगर आपने परचेज किया, अगर आप रेसिपिएंट हो, अगर आपने उससे परचेज किया, क्या परचेज किया, आइटम दिया है 0801, ये टैरिफ आइटम है, मतलब उसमें कैशू नट्स नॉट शेल्ड और पिल्ड ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है। अगर ये परचेज किया एनी रजिस्टर्ड पर्सन ने, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर एग्रीकल्चर से ये आइटम परचेज करता है तो गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली देना होगा उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म थ्रू। चाहे टर्नओवर एग्रीकल्चरिस्ट का 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, कितना भी हो, वो रजिस्ट्रेशन लेगा नहीं, क्योंकि उसको सेक्शन 23 ने एग्जाम्पशन दिया हुआ है। तो टैक्स कौन देगा? ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो टैक्स चाहिए ना, तो टैक्स कैसे मिलेगा? दूसरा आइटम है बीडी रैपर, बीडी रैपर लीव्स, ये भी एग्रीकल्चर से लिया तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा एग्रीकल्चर से टोबैको लीव्स, ये 3 पहले नोटिफिकेशन में आ गए थे, बाद में 15/11 को और एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें रॉ कॉटन को भी इंक्लूड किया। ये भी एग्रीकल्चर से लिया रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स देना पड़ेगा। सिल्क यार्ड, इसमें 5004 से लेके 5006 तक के आइटम है।
एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म कोकून्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स जमा करना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ लॉटरी, अब लॉटरी है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, यूनियन टेरिटरी की हो और एनी लोकल अथॉरिटी की हो, जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट है वो टैक्स जमा करेगा। यूज व्हीकल्स सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है और लोकल अथॉरिटी है, उनके पास कोई यूज व्हीकल है, उसको वो बेचते हैं, या सीज और कन्फिस्केटेड गुड्स, सीज किए हुए गुड्स, किसी का कुछ टैक्स बाकी था, किसी से कुछ लेना था, उसने पैसा नहीं दिया तो उसके गुड्स उठा के लेके आए। कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, चाहे ये गवर्नमेंट के खुद के ऑफिस से निकला हो, चाहे उन्होंने कहीं से बरामद किया उसको, तो उसका जब वो बेचेंगे तो उसके ऊपर टैक्स कौन देगा? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। कुछ चोर लोगों को पकड़ लिया, उनके पास से कुछ माल मिल गया, अब वो किसका है मालूम नहीं पड़ रहा है, कोई लेने का नहीं आ रहा है वो, या कहीं भी ऐसा कुछ माल मिल जाता है, बाद में कोई इसके ऊपर क्लेम नहीं करता, तो वो गुड्स से क्या करेंगे? तो वो अगर बेचते हैं तो उसका रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा आरसीएम में। इसके लिए यूज व्हीकल्स, सीज एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। कोई स्मगलिंग वगैरह करता है और अगर समुद्र किनारे पे कोई मटेरियल ऐसा मिल जाता है, अब वो मटेरियल गवर्नमेंट ने ले लिया, अब उसको कोई क्लेम ही नहीं करेगा कि वो स्मगलिंग कर रहा था, उसको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है उसकी। तो ऐसा कुछ मटेरियल है, किसी भी तरीके से किसी भी सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास कुछ मटेरियल है और जिसका गवर्नमेंट के वो कंट्रोल में, गवर्नमेंट ही उसका मालिक है, तो जब वो बेचेगा तो उसका टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन की होगी। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो या लोकल गवर्नमेंट हो। बैंक में से लोग लोन लेते हैं ना, बराबर है, और जो फार्मर है वो लोन चुकाते नहीं है और फिर वो बैंक डूब जाती है, देखते हैं ऐसा। तो फार्मर को बैंक लोन देती ही क्यों है? कि उनको लोन देना पड़ता है, कंपल्सरी लॉ है ऐसा कि एक स्पेसिफिक सेक्टर में बैंक को लोन, उतना लोन देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है। अगर आपको बैंकिंग बिजनेस करना है तो लोन इशू कर रहे हो, उसमें से एक कंसेप्ट है प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग शुड कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ एडजस्टेड। देखो यहाँ पे प्रियोरिटी सेक्टर्स है कुछ, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट, अदर्स। The sub-targets are also specified for certain sectors like 18% to agriculture, 8% to small and marginal farmers and 7.5% to micro units। तो ये सब डिफाइन रहता है कि आप जो लोन दे रहे हो, तो जब फॉर्म भरेंगे वो, तो आपने कौन से सेक्टर में वो दिया, तो फिर उनके यहाँ डेटाबेस बन जाता है कि जो बैंक जो लोन इशू किए बैंक ने, वो कौन से सेक्टर में उतने लोन गए, एजुकेशन में कितना गया, कार लोन में कितना गया, हाउसिंग लोन में कितना गया। तो अलग अलग कैटेगरी के लोन में आपने कितना पैसा बांटा है लोन। तो अगर कुछ ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट ने बोला कि इसको आप पहले प्रेफरेंस दो, इसमें इतना जाना ही चाहिए, अगर उतना उसने नहीं दिया कोई बैंक है वो ज़्यादा लोन देती है, एक बैंक कम देती है एक स्पेसिफिक सेक्टर में,
तो जिसका शॉर्टफॉल है वो दूसरे बैंक से वो ले सकती है, और दूसरी बैंक उसको सर्टिफिकेट देगी हमारे पास ज़्यादा है। जैसे आप देखो बिल्डर एक के पास FSI होता है, वो FSI बेच सकता है दूसरे को। किसी के पास जगह है और उसने एक बंगलो बना दिया, तो बंगलो में उसका पूरा FSI का राइट यूज़ नहीं हुआ, तो दूसरे बिल्डर को किसी और को ज़्यादा FSI चाहिए, उसको वो अपना राइट दे सकता है ना। वैसे ही इसमें है कि हमको इतना लोन देना था, हमने ज़्यादा दिया, आपने कम दिया उस सेक्टर में, तो हमारे पास जो ज़्यादा है वो आप ले लो, तो उसका सर्टिफिकेट उसके पास जाएगा और उसका भी कोटा जो है पूरा हो जाएगा। तो वो सर्टिफाई करते हैं एक बैंक दूसरी बैंक को, तो इसके लिए ये प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट को सर्विस नहीं कहा जाता, इसको कैटेगराइज किया है गवर्नमेंट ने गुड्स में। और जो सर्विस लेगा, मतलब जो जिस बैंक को कमी है वो दूसरे बैंक को कांटेक्ट करेगा कि हमको थोड़ा आपके पास एक्स्ट्रा है तो दो, फिर वो लेंगे और उसके आगे उस बैंक को ये बैंक पेमेंट करेगी। उसके ऊपर GST भरने की जिम्मेदारी जो जिसके पास कम है, जो ले रहा है, मतलब हाँ वो रिसिपेंट है ना। जरूरत आपकी है, मेरे पास ज़्यादा है तो मैं आपको दूंगा, सप्लाई करूंगा, तो मैं सप्लायर हो गया, आप रेसिपेंट हो गए। तो ये आप वर्डिंग टाइप करोगे ना, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, गूगल करके देखो इसको, आपको कुछ जानकारी मिलेगी कि ये क्या है PLC सर्टिफिकेट। सबके लिए काम का नहीं है, जो बैंकिंग सेक्टर है उनके लिए ही काम करे। Priority sector lending certificate are a mechanism to enable banks to achieve the priority sector lending target and sub-targets by purchase of these instruments in the event of shortfall. Shortfall है तो वो परचेज करे। This also incentives surplus bank as it allows them to sell their excess achievement. इनके पास ज़्यादा है वो बेच सकते हैं, इनके पास कम है वो खरीद सकते हैं। Under the PLC mechanism, the seller sells fulfillment of priority sector obligation and the buyer buys the obligation with no transfer of risk or loan asset. तो उनको रिस्क नहीं लेना था, दूसरी बैंक है उसको रिस्क लेना पड़ रहा है क्योंकि उनके एरिया में वही लोग ज़्यादा है। अगर वो रिकवरी कर सकते हैं तो देंगे, लेकिन दूसरा ऐसा बैंक है उनके पास कोई सिस्टम नहीं है रिकवरी करने की, तो वो क्या बोलते हैं हम नहीं देंगे ऐसे लोगों को, और दूसरी बैंक से हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है बैंकिंग बिजनेस का भी, कि कुछ बैंक को उनके जो क्या बोलते हैं उसको व्यवस्थापकीय कमेटी होती है ना बैंक की, जो बैंक चलाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं कि जो अपनी अथॉरिटी पे या अपनी कंट्रोल के ऊपर बोलेंगे कि आप लोन तो देना ही पड़ेगा, दे दो, हम इनसे रिकवर करेंगे, बैंक को हम चलाएंगे। तो कुछ बैंक चल रही है, वो लोन देते भी है, रिकवर भी करते हैं, लेकिन कुछ बैंक के पास वैसे नहीं होता सिस्टम, तो फिर उनके लिए दिक्कत आती है। लोन देने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन वो रिकवर नहीं होगा तो फिर बैंक डूबेगा ना, फिर क्या करेगा। तो कुछ बैंक मतलब इंटरेस्टेड नहीं होते ऐसे लोन देने के लिए, तो दूसरी बैंक जो इंटरेस्टेड है उनसे वो कांटेक्ट करते कि अगर आपका ज़्यादा होता है तो उतना आप हमें सर्टिफाई करो, हम नहीं देंगे उसमें लोन। तो इसके लिए ये निकाला गया। ठीक है, सर्विसेज का अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। करो स्टॉप।